गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेम। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 29 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज हम जो हमारा 28 लेक्चर था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 28 लेक्चर के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट के, हमने वहाँ पे 4 पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो हमारा 5th पॉइंट है वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। A ratio comparing export prices to import prices. The term of trade is related to the current account and the balance of payment. If the price of the country export rises by a greater rate than that of its imports, in terms of trade have favorably improved. Increasing terms of trade show greater demand for the country exports. Thus, in turn, result in rising revenues from exports, which provides increased demand for the country's currency and an increase in the currency value. If the price of export rises by a smaller rate than that of its import, the currency value will decrease in relation to its trading partners. अगर हम ट्रेड की टर्म में डिटर्मिनेंट देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर, तो जो रेशियो होता है जो कि कंपेयर करता है एक्सपोर्ट प्राइजेस और इंपोर्ट प्राइजेस के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टर्म है ट्रेड की वो रिलेट कर रही है हमारे करंट अकाउंट को किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो जो प्राइस है किसी कंट्री एक्सपोर्ट की अगर वो राइज हो रही है तो वो ग्रेटर रेट से क्या करती है, इंपोर्ट को इम्पैक्ट करती हैं। तो जो भी टर्म है ट्रेड की वो फेवरेबली इम्प्रूव होती है। अगर हम इंक्रीजिंग टर्म्स में देख रहे हैं ट्रेड के अंदर, तो अगर हम ग्रेटर डिमांड कर रहे हैं किसी कंट्री एक्सपोर्ट को, तो इसके ब्याह पे जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे राइजिंग रेवेन्यूज़ है, मीन्स इनकम है एक्सपोर्ट से, वो इंक्रीज़ होती है, जो प्रोवाइड करती है कि हम अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करें किसी कंट्री की करेंसी को लेके। तो जो भी प्राइस है एक्सपोर्ट्स की अगर वो राइज हो रही हैं स्मॉलर रेट से इंपोर्ट्स के बिहाफ पे, तो जो करेंसी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी किसके रिलेशन में, ट्रेडिंग पार्टनर्स के रिलेशन में। जो 6th फैक्टर है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेटिवली सीक आउट स्टेबल कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन विच टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल। ए कंट्री विद सच पॉजिटिव attributes will draw investment funds away from other countries perceived to have more political and economic risk. Political turmoil, for example, can cause a loss of confidence in a currency and a movement of capital to the currency of more stable countries. अगर हम देखें कि किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस फैक्टर में हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो सीख करते हैं कि इन कंट्रीज़ के अंदर स्टेबल रहें और उसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में हम अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करें। तो जो कंट्री है वो इन सच पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को करके एक इन्वेस्टमेंट फंड ड्रॉ करती है, जिसमें जो अदर कंट्रीज़ हैं वो प्रिस्क्राइब करती हैं कि उसके अंदर मोर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व करे। तो जो पॉलिटिकल टर्मोनिल है, तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी कॉज या लॉस हो रहा है किसी कॉन्फिडेंस में किसी करेंसी को लेके, जो भी मूवमेंट होंगी कैपिटल में किसी करेंसीज को लेके, वो मोर स्टेबल कंट्रीज़ में होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, तो क्या है वो, रिसेशन। When a country experiences a recession, its interest rates are likely to fall, decreasing its chances to acquire foreign capital. As a result, its currency's weakness in comparison to the other countries. अगर हम रिसेशन फैक्टर को देख रहे हैं, तो अगर कोई कंट्री एक्सपीरियंस कर रही है रिसेशन को, तो जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जो भी फॉरेन कैपिटल की जो भी एक्वायरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है किसी दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है स्पेकुलेशन। इफ़ ए कंट्री करेंसी वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू राइज, इन्वेस्टर विल डिमांड मोर ऑफ दैट करेंसी इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट इन द नियर फ्यूचर। एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द करेंसी विल राइज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड। विद दिस इंक्रीज इन करेंसी वैल्यू कम अ राइज इन द एक्सचेंज रेट एज वेल। अगर हम स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई कंट्री की जो करेंसी वैल्यू है वो एक्सपेक्ट हो रही है कि वो राइज होगी, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि उन करेंसी की वो डिमांड अपनी ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को नियर फ्यूचर के अंदर बना सके। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी वैल्यू होती है किसी करेंसी की, अगर वो राइज़ हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड, तो जो भी इंक्रीज़ है किसी करेंसी वैल्यू को वो राइज होती है, तो उसकी एक्सचेंज रेट भी उसके ब्याह पे राइज होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ही पढ़ा है कि जो एक्सचेंज रेट की जो टाइप्स हैं वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग होती हैं। तो अगर हम पहली एक्सचेंज रेट की बात करें, फिक्स एक्सचेंज रेट की, तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट आल्सो नोन एज द पैक्ड एक्सचेंज रेट इज पैक्ड और लिंक्ड टू अनदर करेंसी और एसेट ऑफ्टन गोल्ड टू डेरिव इट्स वैल्यू। सच एन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट बाई लिंकिंग इट टू द स्टेबल करेंसी इटसेल्फ।
Also, a fixed currency system is relatively well protected against the rapid fluctuation in inflation. Some countries following a fixed rate system including Denmark, Hong Kong, Bahamas and Saudi Arabia. अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट को देखें तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसको हम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ये जो पैक्ड है या हम कह सकते हैं कि ये अदर करेंसी या एसेट से लिंक है, तो ये ड्राइव करता है उसकी वैल्यू को किससे, गोल्ड से। तो जो भी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है वो इंश्योर करते हैं कि जो स्टेबिलिटी है एक्सचेंज रेट की वो लिंक कर रही है कि हम किसी करेंसी के अंदर स्टेबल रहें। तो ये जो फिक्स्ड करेंसी सिस्टम होता है रिलेटिवली बहुत प्रोटेक्टेड होता है कि किसी भी फ्लक्चुएशन के अंदर या कोई भी इन्फ्लेशन के अंदर वो चेंज ना हो। तो जो हम देखें तो जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि फ़िक्स रेट सिस्टम को इंक्लूड करती हैं, तो कंट्री का नाम है डेनमार्क, हांगकांग, बहमास और सऊदी अरबिया। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये कंट्री विल फिक्स्ड exchange rate system is attractive to the foreign investor who are lured to invest in that country due to the stability it offers। अगर हम एडवांटेज की बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट की, तो अगर कोई कंट्री फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करी है तो वो अट्रैक्टिव कर रही है हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिसमें कि वो कंट्री के अंदर वो इन्वेस्ट करे किसी भी स्टेबिलिटी को ऑफ़र करने के बिहाफ पे। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की वो फॉलो करती है सिस्टम को कि वो मेंटेन करे एक ह्यूज अमाउंट किसी फॉरेन एक्सचेंज को लेके या गोल्ड रिजर्व को रख के और अपनी वैल्यू को मेंटेन करे। तो जो सिस्टम है ये प्रूव करता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। अगर हम दूसरी एक्सचेंज रेट की बात करें तो दूसरी एक्सचेंज रेट क्या है हमारी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। Flexible or floating exchange rate system are once there the rate of a currency is determined by the market forces of demand and supply. Unlike the fixed exchange rate, they do not derive the value from the underlying. Some economists argue that a floating system is more preferable since it absorbs the shocks of a global crisis and automatically adjusts to arrive at an equilibrium. अगर हम फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो रेट होती है किसी करेंसी की वो डिटरमाइन करते हैं हम लोग मार्केट फोर्सेस से, उसकी डिमांड और सप्लाई से। तो अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट के बिहाफ पे देख रहे हैं तो ये ज़्यादा ड्राइव नहीं होती किसी अंडरलाइंग वैल्यू को लेके। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस फ्लोटिंग सिस्टम पे आर्ग्यू किया है, उन्होंने बहस की है और उस पर उन्होंने बताया कि ये जो फ्लोटिंग सिस्टम होता है ये मोर प्रेफरेबली होता है जिससे कि हम एब्जॉर्ब कर सकें हमारे ग्लोबल क्राइसिस को और ऑटोमेटिकली हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री में इंटरफियर इन इकोनॉमिक एक्सट्रीम सिचुएशन सच एज द रिसेशन और बूम टू स्टेबलाइज द करेंसी। दे में बाय और सेल एन अमाउंट ऑफ द करेंसी टू प्रिवेंट द रेट्स फ्रॉम गोइंग वेवेयर। द फिनोमिनन इज नॉन एज द मैनेज्ड फ्लोर। अगर कोई सेंट्रल बैंक या कंट्री इंटरफेयर कर रही है इकोनॉमिकली एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि उस कंट्री के अंदर अगर कोई रिसेशन या बूम आ रहा है तो वो करेंसी को स्टेबलाइज करती है। तो हम ये देखते हैं कि हम किसी भी करेंसी के अमाउंट को बाय और सेल करते हैं जो कि प्रिवेंट करती है हमारी रेट्स को बढ़ने के लिए या गोइंग करने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि जो फिनोमिना है इसको हम मैनेज फ्लोट कहते हैं। अगर हम फ्लोटिंग रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो द रेट अंडर दिस सिस्टम आर डिटरमाइंड बाय द सेल्फ सफिशिएंट मैकेनिज्म, देयरफॉर द डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट और इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज मिनिमम। आल्सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रमोट एफिशिएंसी एंड रॉबर्टनेस ऑफ ऑपरेशन। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इस तरीके की जो रेट होती है वो किसी सिस्टम के अंदर डिटरमाइन की जाती है सेल्फ सफिशिएंट मैकेनिज्म से। तो जो भी डिपेंडेंस होती है किसी गवर्नमेंट की या इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन की वो मिनिमम होती है और हम डिटर्मिनेशन करते हैं इन रेट का मार्केट फोर्सेस से या डिमांड एंड सप्लाई से, जो कि प्रमोट करती है हमारी एफिशिएंसी को और किसी ऑपरेशन के अंदर रोबोटनेस को। अगर इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग रेट सिस्टम आर प्रोन टू ग्रेटर वोलेटिलिटी सिंस दे आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। The increased volatility increases the risk quotient in such market, consequently making it is relatively expensive place for the foreign investors। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जो फ्लोटिंग रेट सिस्टम है अगर वो ग्रेटर वोलेटिलिटी का है तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी डिटरमाइन कर रहे हैं उनको मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग या डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंक्रीज होगी वोलेटिलिटी के अंदर तो वो इंक्रीज़ करेगी रिस्क को इस क्वेश्चन के अंदर कि जो मार्केट है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, इसको रिलेटिवली एक्सपेंसिव कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो रिमेनिंग पार्ट था हमारे पुराने लेक्चर का, मीन्स लेक्चर 28 का, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट के, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। और साथ साथ हमने जो एक्सचेंज रेट के जो टाइप्स हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, उनको भी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।